व्हाट्सअप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। लाइफ में अगर आप लोगों को खुश रहना है तो कुछ चीजें आप लोगों को सीखनी पड़ेगी। जैसे कि आप लोगों को हमेशा जो आप लोगों के आसपास में कुछ चीजें ऐसी देखने को मिलेगी जो आप लोगों के माइंड में हमेशा आप लोगों को पिंच करती रहेगी, पर आप लोगों को अपना माइंड शांत रखना है। अगर आप लोग अपने काम पर फोकस करना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोगों को उन चीजों को इग्नोर करना सीखना पड़ेगा। ऑलवेज प्रे करो, जो भी आप लोगों को बेस्ट दिखता है एक तरीके से अच्छी चीजें देखने की कोशिश करो। अगर कोई गलत है या फिर बुरा है कुछ, उसको एक तरीके से माफ करने की कोशिश करो। उसका नेचर है, उसकी टेंडेंसी है। और इसी के साथ में कभी भी अपना जो फेथ है किसी भी चीज को लेकर, वो आप लोगों का कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि आप लोग जो है, जो चीजें हैं जिस तरीके से आप लोगों को दिख रही हैं, आप लोग उनको थोड़ा सा अपने तरीके से देखने की कोशिश करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है, आप लोगों ने भगवत गीता में एक श्लोक सुना होगा, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इसका मतलब यह होता है कि जैसा आप लोग दुनिया को देखना चाहते हैं, दुनिया आप लोगों को वैसा दिखाई देती है। जैसे कि आप लोगों के सामने उदाहरण है, जैसे आप लोगों ने ये उदाहरण सुना भी होगा, हालांकि एक गिलास है, वो पानी से यहां तक का भरा हुआ है। तो दो पर्सन से पूछा जाए कि इस गिलास को देखकर आप लोगों के माइंड में क्या आता है, तो उसमें से एक पर्सन बोलेगा कि गिलास आधा खाली है। आधा खाली है मतलब कि वो उसकी नेगेटिव साइड देख रहा है, और दूसरा बोलेगा कि आधा भरा हुआ है, यानी कि वो इसकी पॉजिटिव साइड देख रहा है। तो ये एक ही गिलास के लिए अलग अलग परसेप्शन बन गया इंसान का। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग अपॉर्चुनिटी देखते हैं या फिर उसमें प्रॉब्लम को देखते हैं। जो इंसान अपॉर्चुनिटी देखते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं, और जो प्रॉब्लम को देखते हैं वो हमेशा वहीं पर ही रुके रहते हैं, और जो काम के उनके जो फिलहाल जो चल रही होती है लाइफ, वो भी उनकी अटक जाती है। तो इसलिए हमेशा अपने माइंड को एक तरीके से आप लोग अपॉर्चुनिस्टिक माइंड रखो, एक तरीके से अपॉर्चुनिटी पे फोकस देने की कोशिश करो। ओके, कल सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए कोविड-19 ने हमारी कंट्री के अंदर। अगर आप लोग जाने यहाँ पर, तो हमारी कंट्री के अंदर टोटल केस जो निकल कर आए 62,170 केस यहाँ पर हमारी कंट्री के अंदर देखने को मिले। जो रिकवर किया वो 50,000 लोगों के द्वारा रिकवर किया गया, और 899 लोगों की कल जान गई। यानी कि 2 लाख का आंकड़ा हम लोग 20 लाख का आंकड़ा अब हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। तो इंडिया जो है 20 लाख का आंकड़ा क्रॉस कर तीसरे नंबर पर बरकरार है, पर लेकिन नंबर ऑफ केसेज में सबसे टॉप पर इंडिया है। यानी कि कल के दिन इंडिया में वर्ल्ड में सबसे ज्यादा केस निकल कर आए। दूसरे नंबर पर यूएसए, और तीसरे नंबर पर जो है यहाँ पर यह है ब्राजील। तो ये आंकड़ा है जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा। 41,638 लोग जो है यहाँ पर आज की डेट में हमारी कंट्री में इसकी वजह से जान गंवा चुके हैं। 98,000 ब्राजील में और 1,62,000 यहाँ पर यूएसए के अंदर में। तो ये टोटल आप लोगों के सामने डेटा है। कल महाराष्ट्र में जो है वो 11,000 के करीब केस आप लोगों को देखने को मिले। आंध्र प्रदेश में 10,000 के करीब आप लोगों को देखने को मिले। तो ये पैटर्न हमारी कंट्री में चल रहा है। उत्तर प्रदेश 1 लाख का आंकड़ा करके 4,500 के करीब केस उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिले। बाकी ये सारा आप लोग जानते हैं, ये डेली वैसा ही रहता है, तो हल्का सा आइडिया रखिएगा इसके बारे में। आज का जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन है, जो मैप में जाकर निहारना है, ये है कृष्णा रिवर। कल जो आप लोगों का मैप बेस्ड क्वेश्चन था वो मैंने आप लोगों से पूछा था यहाँ पर, तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए जो आप लोगों को अटेम्प्ट करना है। वीडियो के एंड में आप लोगों को यहाँ पर आंसर बताऊंगा, तब तक इसको अटेम्प्ट कीजिए। बात की जा रही है गोदावरी रिवर के बारे में। बोला जा रहा है कि गोदावरी ये जो रिवर है, ये इंडिया की सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा। दूसरा बोला गया यहाँ पर जो सोर्स है इसका, ये त्रिंबकेश्वर मध्य प्रदेश के अंदर में। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1, बी में बोला गया 2, सी में बोला गया बोथ, डी में बोला गया नाइदर 1 नो 2। सही आंसर क्या है? ए, बी, सी, एफ, डी। तो सही आंसर बताइए, फिर वीडियो के एंड में आप लोगों से क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा। इससे आप लोगों की चीजें जो है लंबे समय तक फिर याद भी आप लोग रख पाएंगे। ठीक है, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है यहाँ पर जो कि आप लोग याद रखते हैं। डायरेक्ट पर्सन स्पेसिफिक न्यूज में आप लोगों से ऐसे क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के जो एलजी हैं उनको चेंज कर दिया गया। यहाँ पर ये मुर्मू साहब थे, अब यहाँ पर मुर्मू साहब को हटाकर यहाँ पर मनोज सिन्हा जो यहाँ पर हमारी कंट्री के ये पर्टिकुलर जो मिनिस्टर थे पहले, इनको यहाँ पर अभी फिलहाल एलजी बना दिया गया है। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर के जो नए एलजी हैं वो है मनोज सिन्हा। तो फिर ये साहब कहां पे गए? तो मुर्मू साहब जो है उनको नए कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया है। तो ये आप लोगों से कई बार चीजें पूछ ली जाती हैं, तो इससे रिलेटेड आप लोगों के माइंड में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो पर्सन स्पेसिफिक न्यूज कई बार आप लोगों से पूछ ली जाती है। ठीक है, तो ये काफी ज्यादा जरूरी है कि आज आप लोगों को क्या करना है। तो आप लोगों को थोड़ा सा होमवर्क में यहां पर देने जा रहा हूं। जो मैंने पॉलिटी के जो आप लोगों के लेक्चर ले रखे हैं, उसमें मैंने आप लोगों को कैग पढ़ा रखा है कंप्लीटली डिटेल में। ठीक है, तो आज आप लोगों को कैग के बारे में जाकर पढ़ना है। ये आप लोगों के लिए यहां पर क्वेश्चन है। ठीक है, इसी के साथ में आप लोग यहां पर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारी कंट्री में अगर आप लोग कैग के बारे में बात करते हैं तो कौन सा मेन आर्टिकल है जो कैग के ऊपर फोकस देकर चलता है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो कौन सा मेन ऑफिस है, वो सॉरी कौन सा मेन आर्टिकल है, आप लोगों को यहां पर ये बताना है। और इससे पहले कैग कौन थे हमारी कंट्री में, वो भी आप लोग बताइएगा। आज जो फिलहाल कैग है यहां पर, ये है जीसी मुर्मू। ठीक है, तो जीसी मुर्मू यहां पर नए कैग हमारी कंट्री के बन गए हैं 8 अगस्त से। यहां पर ये बनने वाले हैं 8 अगस्त से। ठीक है, तो याद रखिएगा
क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है, क्योंकि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कई बार हमारी कंट्री में जब न्यूज में रहते हैं तो ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहां पर जो लेक्चर है आपका जो कैग से रिलेटेड, उसको जाकर आज आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। प्रोवाइड करा दूंगा इस लेक्चर के नीचे पॉलिटी का जो लेक्चर होगा, और बाकी टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा दूंगा। और हाँ, काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे ये जो पहला लेक्चर था जो मैंने YouTube पे आज की मतलब अपनी लाइफ का फर्स्ट लेक्चर जब मैंने YouTube पर डाला था, तो 28 नवंबर 2016 में मैंने ये लेक्चर डाला था। तो ये लेक्चर जो था कल मैंने आप लोगों को रिकमेंड किया, तो लगभग 4,500 लोगों के द्वारा ये लेक्चर जाकर देखा गया, और कई सारे बच्चों के द्वारा कई इंटरेस्टिंग कमेंट किए गए कि सर आप कंप्लीटली चेंज हो चुके हो। देखिए, मैं ये लेक्चर बताने का आप लोगों को पर्पज बेसिकली यही था कि आप लोग समझ पाओ कि स्टार्टिंग में हर एक इंसान को प्रॉब्लम होती है, और हर एक इंसान की लाइफ में चेंज आते हैं। तो चेंज को आप लोग जितने अच्छे से अचीव करते रहोगे, एक तरीके से उनको एक तरीके से अडेप्ट करते रहोगे, तो उतना ही चीजें आप लोगों की आगे बढ़ती रहेगी। जिस दिन ये फर्स्ट लेक्चर बताया, मुझे कुछ नहीं पता था मैं क्या बोलने वाला हूँ, किस तरीके से लेक्चर चलने वाला है, पर फिर भी मैंने जिस तरीके से अपनी प्रिपरेशन की थी कि हाँ यार कुछ तो करना है, तो उस तरीके से मैंने फर्स्ट लेक्चर यहां पर ही अपलोड किया था। तो उस लेक्चर में और आज के लेक्चर में आप लोग डिफरेंस देखिएगा, आप लोगों को एक तरीके से बोल सकते हैं बहुत बड़ा डिफरेंस आप लोगों को नजर आएगा। मेरे बोलने का तरीका, पढ़ाने का तरीका, चीजों को इन्वॉल्व करने का तरीका, तो उस तरीके से आप लोग देखेगा चीजें आप लोग समझ पाएंगे कितना डिफरेंस आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं कि काम करते रहिए, एक टाइम ऐसा आएगा कि आप लोग उस काम को उस लेवल पर अचीव कर लोगे जो आप लोगों ने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि क्या इस तरीके से मैं काम कर सकता हूं या कर सकती हूं। तो वो चीजें आप लोग देखेगा। तो यही बेसिक पर्पस था इस लेक्चर को आप लोगों के साथ में शेयर करने का, ठीक है। तो जिसने देखा काफी अच्छे कमेंट किए कि सर कंप्लीटली चेंज हो गए हो। देखिए यार, चेंज तो चीजें होती रहती है, क्योंकि अगर चेंज नहीं होंगी तो एक तरीके से बोलते नहीं कि रुका हो तो पानी भी सड़ जाता है, तो वही बात आप लोग यहां पर भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, आगे चलते हैं। तो ये था 28 नवंबर 2016 का लेक्चर द हिंदू का, ये कल मैंने प्रोवाइड कराया था टेलीग्राम पर भी। काफी अच्छा लगा आप लोगों का रेस्पॉन्स देख के। आगे चलते हैं, आर्टिकल्स हैं आप लोगों के सामने, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पर इससे पहले एक छोटी सी बात जो आप लोगों को बोलनी है कि आप लोगों की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, वो मैंने बोला था कि संडे या सैटरडे में आप लोगों की नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आएगी, तो वो आप लोग वीडियो जरूर देखेगा। डिटेल में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में वहां पर डिस्कस करने वाला हूं। और जो आप लोगों की जो डेज की जो वीडियोज आती है वो भी आप लोग देखेगा, जो पूरा डेज और उसके साथ में जो थीम्स डिस्कस करते हैं, तो वो भी आप लोगों की वीडियो आएगी, तो वो भी आप लोग देखेगा। कहने का मतलब यहां पर यह है कि जो भी चीजें प्रोवाइड कराता हूं, अगर आप लोगों को नहीं देखनी होती तो आप लोग मना कर दिया कीजिए, उसको नहीं बनाएंगे, क्योंकि उससे एनर्जी भी वेस्ट होती है और फिर कई सारे बच्चे उसको देखते नहीं है, और कुछ चीजों पर काफी अच्छा रेस्पॉन्स रहता है आप लोगों का। तो जो चीजें आप लोगों को चाहिए उसी के बारे में आप लोग बोला कीजिए, ठीक है, ताकि मैं भी अपनी एनर्जी को ढंग से यूटिलाइज कर सकूं। ओके, तो आइए आर्टिकल्स के ऊपर नजर डालते हैं। यहां पर पहला जो आर्टिकल है, यहां पर ये बोला गया इनविजिबल क्राइसिस के बारे में, यानी कि कुछ ऐसा क्राइसिस चल रहा है आज की में कंट्री में जो दिख नहीं रहा है। तो किसके बारे में यहां पर ये बात कर रही है, तो वर्कर्स के बारे में बात कर रहा है। तो हल्का सा नजर इसके बारे में हम लोग डालेंगे, क्या क्या बातें यहां पर की जा रही है, तो समझने की कोशिश करेंगे उसको। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है एकेडमिक रिसर्च के बारे में। एक तो रिसर्च होती है, जैसे आप लोग देखते हैं हमारी कंट्री में जो बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज हैं, जो गवर्नमेंट के द्वारा, प्राइवेट के द्वारा, किसी के द्वारा सेटअप की गई है। दूसरा, जो अगर कॉलेज के लेवल पर आप लोग बोले रिसर्च, तो उसको भी यहां पर फोकस देकर चला गया है। तो इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, जानेंगे इसके बारे में भी यहां पर। यह भी काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं, इंडिया और पाकिस्तान के बारे में, जो पाकिस्तान के द्वारा नया मैप रिलीज किया गया है। देखिए, कई सारे बच्चे बोल रहे थे सर आपने पाकिस्तान के नए मैप के बारे में भी कुछ नहीं बोला। मुझे पता था कि इसके ऊपर एडिटोरियल जरूर आएगा, तो 2 दिन पहले पाकिस्तान के द्वारा हरकत की गई, तो आज एडिटोरियल आ गया। तो इसलिए कहता हूं कोई एक न्यूज़पेपर आप लोग पकड़ लीजिए, उसके अलावा कुछ करने की आप लोगों को जरूरत नहीं है, क्योंकि न्यूज़पेपर वाले भी जानते हैं कि अगर उन्होंने वो आर्टिकल वहां पर नहीं डाला और किसी और ने वो अच्छे से और पढ़ा दिया, आप लोगों ने एडिटोरियल उसके बारे में नहीं डाला, तो कल को जो लोग हैं वो इस न्यूज़पेपर को छोड़कर किसी और न्यूज़पेपर पर शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये जानते हैं इस कंपटीशन को, ये भी समझते हैं। तो हर एक उसमें आप लोगों को प्रॉपर चीजें देखने को मिलेंगी। इसीलिए कहता हूं कोई एक किताब पकड़ लीजिए, कोई एक न्यूज़पेपर पकड़ लीजिए, जो भी आप लोगों को अच्छा लगता है। जो रिक्वायरमेंट की चीजें हैं वो सारी आगे पीछे कर किसी न किसी डे में या किसी न किसी चैप्टर में किताब के या फिर न्यूज़पेपर में वो चीजें कवर जरूर होंगी। बस आप लोगों को फेथ रखना है, जो भी आप लोगों ने एक बार चीजें पकड़ ली। ये नहीं है कि मैं तो ये पढ़ रहा हूं यार, सामने वाला वो पढ़ रहा है, वो मेरे से आगे निकल जाएगा। अगर ऐसा करेंगे कुछ नहीं आप लोग अचीव कर पाएंगे। अगर आप लोग अपने आप में फेथ रखेंगे, जो मैंने एक बार पकड़ ली चीजें उसी को फोकस करते रहिए, तो आप लोग फाइनल डेस्टिनेशन तक जरूर पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आप लोगों को जरूर याद रखनी है। इसी के साथ में यहां पर ये वाला आर्टिकल जो है, ये अभी राम मंदिर का जो उद्घाटन किया गया, तो उसी के बारे में है। तो इसके ऊपर भी कुछ नजर डालेंगे, कुछ पॉइंट आप लोगों को यहां पर जानने को मिलेंगे। और बाकी मैंने आप लोगों को बोला है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर कंप्लीट आर्टिकल आने वाला है, तो उसी के बारे में यहां पर बात की जा रही है। केंद्र नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो है फिक्स कर सकती है एक्सिस ऑफ यूनिवर्सल एजुकेशन, यानी कि सबको एजुकेशन मिले, क्या ये उसको फिक्स कर सकती है, तो उसके बारे में यहां पर एक एनालिसिस किया गया है। तो ये है यहां पर इसके बारे में। नेक्स्ट यहां पर ये वाला जो आर्टिकल है, ये वाला आर्टिकल काफी इंटरेस्टिंग है, और जब से मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूं
ये आर्टिकल मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है जब इस तरीके का आर्टिकल आता है। आप लोगों को मैप में दिखाता हूं तो आप लोग समझ पाएंगे। अगर आप लोग मैप में देखिए, ये है अपनी प्यारी कंट्री इंडिया और यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पाकिस्तान। तो यहां पर ये जो पर्टिकुलर एरिया है, ये यहां पर ये वाला एरिया जो गुजरात वाला एरिया, यहां पर हमारी कंट्री के मछुआरे और पाकिस्तान के मछुआरे अपना अपना एरिया में काम करते हुए नजर आते हैं। पर लेकिन यहां पर पानी के अंदर कोई लाइन तो ऐसी है नहीं कि ये इंडिया का एरिया हो गया, ये पाकिस्तान का एरिया हो गया, वहां पर कोई रेखा तो खिंची नहीं है जैसे बॉर्डर रहते हैं। तो यहां पर कई बार जो रहते हैं उनकी कंट्री के फिशरमैन हमारे एरिया में और हमारी कंट्री के फिशरमैन यानी कि मछुआरे उनके एरिया में चले जाते हैं। फिर इंडिया और पाकिस्तान दोनों आमने सामने आकर खड़े होते हैं, किसी पर्टिकुलर डेट को डिसाइड करते हैं और उन कंट्री के फिशरमैन उनको एक दूसरे को एक्सचेंज करते हैं। पर लेकिन कई बार जो प्रॉब्लम देखने को मिलती है, फिशरमैन बेचारे वैसे ही गरीब होते हैं, पर लेकिन उनकी बोट जो होती है, उनकी नाव जो होती है, वो कई बार रिटर्न नहीं की जाती है। तो ये काफी बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर देखने को मिलती है। तो फिर से यहाँ पर फिशरमैन को एक्सचेंज करने की बात की जाती है बार बार। पर लेकिन आज की डेट में अगर आप लोग बात करें, इंडिया और पाकिस्तान के जो रिलेशन है वो इतने ज्यादा गड्ढे में गिरे हुए हैं कि इससे नीचे लगता नहीं है कि शायद पहले कभी कोई हमारे कंट्री के रिलेशन इतने ज्यादा नीचे गए हैं। इसीलिए पाकिस्तान और इंडिया दोनों हर टाइम आमने सामने आप लोगों को खड़े हुए नजर आएंगे। तो ये बातें बोली गई हैं। तो यहां पर पाकिस्तान और इंडिया के बारे में मैं अभी बात करूंगा नेक्स्ट आर्टिकल में। और ये है आज का कार्टून, इसके ऊपर भी हम लोग नजर डालेंगे। और यहां पर आज नोट आता है जिसमें जो भी यहां पर जर्नलिस्ट होते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अगर वो कहीं जाते हैं तो कैसा होता है, उनके साथ में क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है, या अलग अलग तरीके के एक्सपीरियंस। ठीक है, सबसे पहले बात की जा रही है इंडिया और पाकिस्तान के सामने जो मैप को लेकर नया चैलेंज निकल कर आया है, तो उसके बारे में बात की जा रही है। तो देखिए, पाकिस्तान भी चाइना के नक्शे कदम पर चलता हुआ नजर आ रहा है। ऑलरेडी नेपाल चाइना के नक्शे कदम पर चल चुका है। वो हमारी कंट्री के साथ में नेपाल भी मैप को लेकर डिस्प्यूटेड एरिया के साथ में लड़ रहा है और इधर पाकिस्तान भी यहां पर सेम कैटेगरी में आ गया है। अब तक का अगर आप लोग मैप देखेंगे इंडिया और पाकिस्तान का, तो ये वाला मैप नॉर्मली बोला जाता था पाक ऑक्युपाइड एरिया, हम लोग इसको बोलते थे, और पाकिस्तान वाले इसको बोलते हैं पाकिस्तान का एक तरीके से आजाद कश्मीर। ठीक है, ये इसको आजाद कश्मीर के नाम से जानते हैं। ये लाइन ऑफ कंट्रोल है जो कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में आप लोगों को देखने को मिलती है। और ये वाली एक्साई चीन है जो कि पाकिस्तान के एक तरीके जो कि यहां पर ये चाइना के कंट्रोल में है 1962 की वॉर के टाइम पर। ये जो टेरिटरी है, ये वाला एरिया, ये यहां पर चाइना को गिफ्ट कर दी गई थी पाकिस्तान के द्वारा। ये पर्टिकुलर एरिया जो आप लोग यहां पर देखने को मिल रहा है, तो ये काफी इंटरेस्टिंग लगता है मुझे। एरिया हमारा गिफ्ट कोई और कर रहा है किसी और को ये तो वही है, किसी के घर में जाओ, सामान उठाओ, किसी और को ले जाके गिफ्ट कर दो। तो ये सर ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज लगती है। चलिए, जो भी है अभी इसके बारे में जानेंगे। हमारे पास में जो मेन एरिया है जम्मू एंड कश्मीर का, वो आप लोगों को देखने को मिल रहा है। पर लेकिन रिसेंटली अभी यहां पर जो पाकिस्तान के द्वारा जो मैप तैयार किया गया है, वो मैप क्या है, वो काफी इंटरेस्टिंग मैप देखने को मिल रहा है। पागलपन की हद कहते हैं, किसी आप लोगों ने सुनी है तो वो वहां पर कर दी गई है पूरी पागलपन की हद। इनके द्वारा बोला गया पूरा जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया जो है, यहां पर लद्दाख वाला एरिया भी वो हमारा है। यहां तक का मैप इन्होंने अपने एरिया में दिखाया है। रीजन क्या है यहां तक दिखाने का, क्योंकि इससे आगे जाएंगे तो चाइनीज इनको चाउमीन में डाल के खा जाएंगे यानी कि ये चाइना के कंट्रोल में है ये वाला एरिया। तो इसलिए इन्होंने इंडिया का एरिया अपने अंदर दिखाया। ये चाइना वाला जो एरिया, एक्साई चीन वाला एरिया, ये यहां पर इनके द्वारा छोड़ दिया गया है। यानी कि इनके द्वारा बोला गया हम इस एरिया के लिए लड़ेंगे, अब बाकी का चाइना अपने आप देख लेगा। तो ये हरकत इनके द्वारा पाकिस्तान के द्वारा की गई है। और पाकिस्तान के द्वारा ये तो एक हरकत की गई, इसी के साथ में एक चाइना का एक और स्टेप फॉलो किया गया। जैसे चाइना ने रिसेंटली अभी भूटान का एक पर्टिकुलर एरिया, वो एरिया बोला मेरा है, जो एरिया उसके बाउंड्री के साथ में टच भी नहीं करता है। सेम कंडीशन यहां पर बोली गई है अभी पाकिस्तान के द्वारा। जो गुजरात के अंदर जूनागढ़ वाला एरिया है, बोला है ये एरिया मेरा है। तो इन दोनों के बारे में अभी बात करेंगे। आखिर जूनागढ़ में यहां पर जूनागढ़ में यहां पर आखिर पाकिस्तान को इतना इंटरेस्ट कैसे आ गया, तो उसके बारे में भी उसकी कुछ हिस्ट्री है, आप लोगों ने हिस्ट्री में पढ़ा होगा हालांकि इसके बारे में, पर लेकिन उसके बारे में यहां पर मैं अभी आप लोगों से बात करूंगा। आखिर अभी पाकिस्तान को यह नींद क्यों जगी, ऐसा क्यों लगा एकदम पाकिस्तान को 2 दिन पहले, क्योंकि आप लोगों को पता है कि 5 अगस्त 2019 में हमारी कंट्री में आर्टिकल 370 को चेंज किया गया था। तो उस टाइम पर पाकिस्तान के द्वारा जो प्रोटेस्ट दिखाया गया, तो वो एक अलग ही लेवल का प्रोटेस्ट देखने को मिला। आज से पहले इतना पाकिस्तान के ऊपर बॉम्ब भी फेंक दे तो पाकिस्तान उतना प्रोटेस्ट ना करे जितना ये प्रोटेस्ट यहां पर इनके द्वारा किया गया। तो वो सिचुएशन देखने को मिली। और अभी 5 अगस्त 2020 में इसको 1 साल पूरे हो रहे थे। तो इसी के चलते पाकिस्तान के पास में कोई मुद्दा नहीं था अपनी आवाम, अपनी जनता को बताने के लिए कि हां उनकी कंट्री ने कुछ किया है ये आर्टिकल 370 को चेंज करने के बाद में। तो पाकिस्तान एक नया फ्रंट खोलना चाहता है इंडिया के साथ में, ताकि उसके ऊपर डिबेट और डिस्कशन किया जा सके। और यहां पर देखिए आगे आने वाले टाइम में ये इसको यूएन में उठाने की भी कोशिश करेगा। उसका रीजन क्या है, रीजन उसका यह है कि यूनाइटेड नेशन में जब परमानेंट 5 मेंबर की हम लोग बात करते हैं, तो परमानेंट 5 मेंबर में आप लोगों को यूएसए, यूके, फ्रांस,
चाइना और रसिया देखने को मिलते हैं। रसिया जो है इंडिया और चाइना के बीच में बोलने से मना कर देता है, पर लेकिन चाइना जो है वहां पर उस मुद्दे को आसानी से उठा पाता है। बाकी के हमारी भी एक अच्छी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है वहां पर, यूएसए, फ्रांस और बाकी का जो यूके है ये हमको सपोर्ट करते हुए यूएन में कई बार नजर आते हैं। फ्रांस और यूएसए तो सपोर्ट करता ही करता है, ठीक है। तो ये इसलिए हमारी भी एक पोजीशन स्ट्रॉन्ग है वीटो करने के लिए। अगर कोई ये मुद्दा उठाता है तो उसको रोकने के लिए 5 मेंबर है परमानेंट, उनके पास वीटो पावर होती है किसी मुद्दे को रोकने के लिए, तो वहां पर वो उसको रोक पाएंगे। पर लेकिन अब मुद्दा यहां पर यह कि इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन के बारे में अगर आप लोग बात करते हैं, हमारी कंट्री में जब देश आजाद हो रहा था तो उस टाइम पर सरदार पटेल साहब को एक काम दिया गया था कि पूरी कंट्री को यूनाइट करना है। इसलिए उनको आयरन मैन, लौह पुरुष ऑफ इंडिया के नाम से जानते हैं। और इसीलिए उनको जर्मनी के एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी है बिस्मार्क, तो बिस्मार्क ने जर्मनी को यूनाइट किया था। इंडिया के बिस्मार्क के नाम से भी हम लोग सरदार पटेल को जानते हैं। तो रीजन वही है कि पूरी कंट्री को यूनाइट किया गया उनके द्वारा, ऐसे ही जैसे जर्मनी को बिस्मार्क के द्वारा यूनाइट किया गया। तो ये जो पर्टिकुलर रीजन आप लोगों को यहां पर देखने को मिल रहा है, यहां पर यह बोला गया था कि जो राजा हरि सिंह थे उनके द्वारा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर साइन किए गए, उस टाइम पर इंडिया के द्वारा बोला जाता है कि ये एरिया हमारा हो गया। तो ये बातें यहां पर बोली जाती है इंडिया के द्वारा, तो ये एरिया हमारा हो गया था। पर लेकिन पाकिस्तान के द्वारा अटैक कर तो यहां पर कुछ एरिया इन्होंने के द्वारा एक तरीके से अपने कंट्रोल में ले लिया गया। और उस टाइम पर हमारी कंट्री के लीडर के द्वारा भी कुछ गलतियां की गई, वो उस टाइम पर मैटर को लेकर यूएन में पहुंच गए, तो कंडीशन कुछ ऐसी हो गई, वरना आज की डेट में पूरा एरिया हमारे पास में होता। तो ये तो यहां का एरिया हो गया। जूनागढ़ का क्या मुद्दा है यहां पर, तो जूनागढ़ के बारे में अगर आप लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा है पास्ट में, तो जूनागढ़ के बारे में आप लोगों को पता होगा कि एक तरीके से जब अंग्रेज यहां से जा रहे थे तो उनके द्वारा एक ऑप्शन दिया गया था कि आप लोगों के पास में ऑप्शन है। वो क्या ऑप्शन है, या तो आप लोग इंडिया के साथ में मिल जाइए, या फिर आप लोग पाकिस्तान के साथ में मिल जाइए, या फिर आप लोग इंडिपेंडेंट रह सकते हैं। तो ये हमारी कंट्री के जो प्रिंसली स्टेट थे, यानी कि राजा रजवाड़े जो थे, उनको ये ऑप्शन हमारी कंट्री में दिया गया। अब आप लोग ये समझिए, इंडिपेंडेंट रहना एक तरीके से काफी इंपॉर्टेंट है, कोई भी राजा नहीं चाहेगा किसी के अंडर में जाकर काम करें। पर लेकिन सरदार पटेल ने यहां पर इनको इस तरीके से हैंडल किया कि मैक्सिमम जो लोग थे वो हमारी कंट्री में, मैक्सिमम जो राजा रजवाड़े थे वो हमारी कंट्री में आकर मिल गए। पर लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जो नहीं मिले। उसका एक तो यहां पर था जूनागढ़ वाला रीजन, ठीक है, एक जम्मू एंड कश्मीर वाला रीजन। तो ये सारे मैंने आप लोगों को पॉलिटी में पढ़ाया भी, इनके बारे में एक ओवरव्यू मैंने आप लोगों को वहां पर भी दिया है। तो यहां पर जूनागढ़ में ऐसा क्या था कि यहां पर ऐसी कंडीशन देखने को मिली। जूनागढ़ में अच्छी बात एक तो ये रही कि जो सरदार पटेल साहब थे उनके साथ में जवाहरलाल नेहरू जी थे, दोनों के द्वारा मिलकर एक तरीके से दोनों के द्वारा एक ही बात पर फोकस किया गया। जूनागढ़ वाला मुद्दा यहां पर इसलिए बन गया क्योंकि जो शाह नजीर भुट्टो थे पाकिस्तान के, ठीक है, तो भुट्टो फैमिली आज के टाइम पाकिस्तान में यहां पर पॉलिटिकली एक्टिवेटेड है। तो यहां पर ये पर्टिकुलर जो पर्सन थे ये कनेक्टेड थे उस टाइम पर, जो यहां पर रूलर हुआ करते थे जूनागढ़ के, मोहम्मद महाबत खान थर्ड, ठीक है। तो ये यहां पर रूलर हुआ करते थे, तो उससे कनेक्टेड थे यहां पर ये भुट्टो फैमिली के जो परिवार के दीवान हुआ करते थे यहां पर उस टाइम पर। तो इसलिए यहां पर इनके द्वारा बोला गया कि पाकिस्तान में आकर मिल जाओ। और जो ये राजा था यहां पर, ये इतना रंगीला टाइप का आदमी था, मतलब डांस कर रहा है, खुद अपने आप मुजरा कर रहा है, जो एक तरीके से लड़कियों के जो औरतों के कपड़े पहनकर जो मुजरा नहीं करते हैं वो वाले काम कर रहा है। मतलब इसको मतलब ही नहीं था क्या चल रहा है राज्य में। यह भी बोला था जब ये यहां से भागा पाकिस्तान के अंदर में, अपनी वाइफ को छोड़कर कुत्तों को साथ में ले गया। यहां तक भी बातें बोली जाती है, कुत्ते उसके इतने फेवरेट थे कि कुत्तों को ले गया, वाइफ को छोड़ गया। तो ये कंडीशन आप लोग समझ सकते हैं, कुत्ते और पैसे बांध कर ले जा रहा था यहां से। तो ये सिचुएशन आप लोग समझिएगा। तो हमारी कंट्री के द्वारा यहां पर क्या किया गया, रेफरेंडम कराया गया, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं प्लेबिसाइड। तो यहां पर क्या किया गया, देखिए ये जो जूनागढ़ था यहां पर उल्टी कंडीशन थी पाकिस्तान के, जो जम्मू एंड कश्मीर के। वो कैसे, जम्मू एंड कश्मीर में मैक्सिमम मुस्लिम पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, पर जो रूल करने वाले थे यहां पर ये हिंदू किंग थे। पर लेकिन जूनागढ़ में जो था यहां पर ये उल्टा पोजीशन थी, यहां पर मैक्सिमम जनता जो थी वो हिंदू थी और यहां पर रूल करने वाले मुस्लिम रूलर थे यहां पर। तो इसलिए यहां पर ये चाहते थे यहां पर कि इसको पाकिस्तान में मिला दिया जाए। पर लेकिन यहां पर जो मैक्सिमम जो पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी लगभग 87-88% के करीब वो हिंदू देखने को मिलेगी, लगभग यहां पर बाकी की जो 12% के करीब है वो मुस्लिम देखने को मिलेगी। तो इसलिए जब यहां पर रेफरेंडम एक तरीके से प्लेबिसाइड कराया गया, उस टाइम पर मैक्सिमम जनता ने बोला कि वो इंडिया के साथ में रहना चाहता है। तो हम लोगों ने यहां पर प्लेबिसाइड कराकर एक तरीके से वोटिंग कराकर यहां पर जनता से पूछा, और इस सारे रीजन को उस टाइम पर सील कर दिया गया था ताकि कोई भी इधर से उधर न जा सके। पर लेकिन राजा तो निकल कर भाग गया, तो उस तरीके से ये पर्टिकुलर एरिया हमारे यहां पर मिल गया। तो राजा ने जाकर पाकिस्तान में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लिया। तो पाकिस्तान अब इस मुद्दे को उस बेस पर उठाता है जब आप लोग बोलते हैं जम्मू एंड कश्मीर वाला एरिया आपका है, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट एक्सेशन जो साइन किया गया वो आपकी साइड में किया गया, तो ये जूनागढ़ वाला एरिया हमारा होगा, क्योंकि हमारा यहां पर एक तरीके से इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यहां पर राजा के द्वारा साइन किया गया। तो इस तरीके से इसको वैलिड पॉइंट बनाने की कोशिश करते हैं। पर लेकिन पास्ट में ये मुद्दा जो था वो वैलिड पॉइंट इनका नहीं बन पाया। उसका बेसिक रीजन ये था क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर वाला मुद्दा इतना हॉट हो गया था कि इसको वहां पर इग्नोर कर दिया। तो आज की डेट में अगर पाकिस्तान इसको इंटरनेशनलाइज करना चाहता है तो वो इसको जाकर यहां पर यूएन के अंदर इसको उठा सकता है चाइना की हेल्प से। पर लेकिन यहां पर इंडिया की भी एक स्ट्रांग पोजीशन है
तो यहां पर ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि इतनी जल्दी ये किसी भी मुद्दे पर यहां पर इस तरीके की चीजें कर पाएंगे। पर लेकिन इंडिया के लिए कई सारे चैलेंज सामने निकल कर आ रहे हैं। एक नेपाल की साइड से, पाकिस्तान की साइड से, ऊपर यहां पर आप लोग बोल सकते हैं चाइना की साइड से ऑलरेडी चल रहा है। तो ये एक नया मुद्दा अब यहां पर जूनागढ़ वाला, ये हमारे लिए थोड़ा सा और टप पड़ता हुआ नजर आएगा। पर लेकिन देखते हैं सिचुएशन कैसे चलती है आगे। हमारी कंट्री की एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा बोला गया है कि पाकिस्तान के द्वारा जो नया मैप यहां पर भी तैयार किया गया है, जिसमें पूरा जम्मू एंड कश्मीर जो चाइना का पोर्शन छोड़ के और इसी के साथ में यहां पर जूनागढ़ वाला एरिया अपना बताया गया है। तो ये पॉलिटिकली एक तरीके से मूर्खता भरा काम इनके द्वारा किया गया है। वो नहीं कहते बेवकूफी वाला काम, अपनी और इंसल्ट कराने वाला काम। तो वो नहीं बोलते करा लिए बेइज्जती, यानी कि एक तरीके से ऐसी कंडीशन इनकी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फैलाने के लिए इनको अपनी टेरिटरी का विस्तार करना है ताकि ये इंडिया में और ज्यादा अशांति फैला सके। तो ये कंडीशन आप लोग बोल सकते हैं। पाकिस्तान की साइड से जो डिसीजन आया मैप में ये चेंज करने का, ये टिट फॉर टैट वाली कंडीशन है, यानी कि जैसा हम करेंगे वैसा ही तुम करोगे, तो वो वाली कंडीशन देखने को मिलती है। तो 70 साल से जो चीजें अभी यहां पर कुछ चीजें रुकी हुई आ रही थी, तो उनमें फिर से इन्होंने एक नया मुद्दा यहां पर उठा दिया है फिलहाल अभी जम्मू एंड कश्मीर के एरिया को अपने एरिया बताकर। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या बोली गई है? पहले जो इसका नाम था वो यहां पर एक तरीके से बोलते थे पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया, हम लोग बोलते थे इसको आजाद कश्मीर बोलते थे। इनके द्वारा यहां पर अभी बोला गया इसको रीनेम करके जम्मू एंड कश्मीर को ये इनके द्वारा बोल दिया गया इंडियन इलीगली ऑक्युपाइड जम्मू एंड कश्मीर, यानी कि पहले जम्मू एंड कश्मीर था, इसको अब बोला गया इंडियन इलीगली, यानी कि हमारे द्वारा इलीगली इसको कंट्रोल किया जा रहा है। ये जो ऑक्युपाइड एरिया है जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान का पार्ट है, इंडिया ने इसको इलीगली ऑक्युपाई कर रखा है। ये बात यहां पर बोली गई। सियाचिन और जो सर क्रीक है, ये सियाचिन वाला ग्लेशियर आप लोगों को देखने को मिलेगा नॉर्थ इंडिया में, और ये गुजरात वाले एरिया में देखने को मिलेगा सर क्रीक। तो ये पर्टिकुलर जो एरिया है इसको भी पाकिस्तान ने अपना एरिया बताया। इसके ऊपर तो अच्छा खासा डिस्कशन चल रहा था दोनों कंट्री के बीच में और प्रोग्रेसिव वे में हम लोग आगे बढ़ रहे थे। पर लेकिन इसको अपना एरिया बताकर पाकिस्तान ने सारी जो हरकतें हैं वो नहीं कहते सारी सीमाएं लांघ दी है। तो अब कोई बात ही नहीं रहेगी, डिबेट और डिस्कशन वाली सारी चीजें साइड में हो गई। इसी के साथ में अगर आगे बात करें डिस्प्यूटेड एरिया के बारे में, तो आप लोगों को देखने को मिलेगा यहां पर एक कंड्यूसिव जो फ्यूचर ही एक तरीके से फ्यूचर के पॉइंट ऑफ से रिजोल्यूशन यहां पर चल रहा था, पर लेकिन अब वो भी चीजें यहां पर नहीं होने वाली है। और जूनागढ़ का जो मुद्दा इनके द्वारा उठाया गया है यहां पर, जो कि पाकिस्तान ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका है यहां पर एक तरीके से पहले भी नॉर्मली, अब यहां पर इसको उठाना कि इस तरीके से मुद्दा और सोचा जा रहा है कि आगे चलकर इसको उसका पार्ट बनाया जाएगा, तो ये सही तरीका यहां पर नहीं है। क्योंकि 95% जो रेजिडेंट थे उन्होंने इंडिया में रहने के लिए वोट किया गया था जब यहां पर रेफरेंडम कराया गया था 1948 में। तो किस बिना पर पाकिस्तान यहां पर फिर से इस मुद्दे को इस तरीके से लेकर चल रहा है, तो ये सोचने के लिए हम लोग को मजबूर कर रहा है कि पाकिस्तान खुद ये बातें नहीं बोल रहा है, कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में कोई और से ये बातें बुलवा रहा है। अगर नेक्स्ट यहां पर बात करें हम लोग, ये बात की जा रही है कि ये सारी चीजें जो प्रोवोक करने वाली चीजें हैं और इस तरीके से इशू को इंटरनेशनलाइज कराने की कोशिश पाकिस्तान के द्वारा की जा रही है। अब आप लोग समझिए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे यहां पर चाइना हो गया, ठीक है, नेपाल हो गया, काला पानी और लिम्पिया धुरिया वाला एरिया नेपाल की गवर्नमेंट के द्वारा अभी अपना नया मैप तैयार करके ये भी इनके द्वारा इंटरनेशनल एजेंसीज गूगल और इसी के साथ में यहां पर भेजा गया अलग अलग एरिया में ताकि इसको इंटरनेशनलाइज किया जा सके। तो ये कंडीशन है। अब यहां पर देखिए आप लोग देखिए तीन साइड से हमारी साइड में एक कंडीशन आप लोगों को देखने को मिल रही है। तो हमारी कंट्री को वेल प्रिपेयर होना चाहिए, तीनों जो फ्रंट है किस तरीके से उनको टैकल करके चलने हैं, क्योंकि ये सारे पाकिस्तान के फेवर, ये सारे पाकिस्तान और चाइना एक तरीके से और नेपाल, ये सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो गए हैं। तो इनको टैकल कर हम लोग को चलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये समझाने की कोशिश यहां पर की गई है। तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रखिएगा और इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं एक न्यूज़पेपर पकड़ लीजिए, सारी चीजें आप लोग की कवर होती रहेंगी। ये हो सकता है कि एक दो दिन आगे पीछे हो जाए, पर लेकिन वो आर्टिकल जरूर कवर होगा। तो इसलिए एक न्यूज़पेपर में फेथ रखिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हिंदू ही पढ़ना है आप लोगों को, जो भी आप लोगों को न्यूज़पेपर लगे आप लोग कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप लोग पर, लेकिन ये है कि आप लोग एक को पकड़ लीजिए अच्छे से और उसी को फॉलो करते रहिए। द हिंदू इसलिए बोला जाता है क्योंकि मैक्सिमम यहां पर एक तरीके से ज्यादातर ऑथेंटिक जो न्यूज आप लोगों को देखने को मिलेगी वो देखने को मिलती है। ट्रस्टवर्दी न्यूज़पेपर है, काफी पुराना, और जो आर्टिकल लिखने वाली जो ऑथोरिटीज हैं, जो पर्सनैलिटीज हैं, वो एक तरीके से सबसे हाई जो लेवल की पर्सनैलिटी यहां पर आर्टिकल लिखती हुई आप लोगों को नजर आती है। तो ये कुछ बातें इसके बारे में जो आप लोग आइडिया रखेगा। बाकी ये कार्टून भी था आप लोगों के सामने जो इकोनॉमी को बता रहा है कि इकोनॉमी की हालत कैसी है। तो लॉकडाउन में इकोनॉमी जो है वो ऐसे रैंक रैंक का चल रही है, ये दिखाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि हमारी कंट्री की इकोनॉमी नहीं है अकेली, ऑल ओवर वर्ल्ड में इकोनॉमी की हालत आप लोगों को ऐसे ही देखने को मिलेगी, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट ये छोटा सा आर्टिकल मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहूंगा, ज्यादा चीजें नहीं इसमें डिस्कस करेंगे। ये अभी आप लोगों को यहां पर देखने को मिला हमारी कंट्री में जो राम मंदिर की शिला रखी गई, एक तरीके से उसको स्टार्ट करने की बात की गई। तो कहीं ना कहीं एक अच्छी बात आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगी कि जो भी यहां पर ये चीजें अभी देखने को मिल रही है, इतने लंबे समय से जो यहां पर ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड मुद्दा रहता था हिंदू मुस्लिम का इस पर्टिकुलर एरिया में, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद में वहां पर शांति हो गई है और कम्युनल हार्मनी भी आप लोगों को देखने को मिल रही है। यानी कि ज्यादा वहां पर कुछ ऐसी चीजें नहीं है, वरना ऐसा लग रहा था जिस दिन उसका डिसीजन आएगा बहुत बुरी कंडीशन होने वाली है। ये पिक्चर बड़ी प्यारी लग रही है मुझे यहां पर। इसका रीजन यहां पर है कि ये पिक्चर जो है रेत से बनाई गई है, रेत से बनाई गई। यहां पर आप लोगों ने
सुदर्शन पटनायक का नाम सुना होगा, जो रेत से कलाकारी करते हैं। उनके द्वारा ट्विटर पर भी ये पिक्चर शेयर की गई थी, ट्विटर पर ये वायरल हो रही थी। तो ये काफी इंटरेस्टिंग पिक्चर लग रही है कि सारी जो कलाकारी की गई है रेत के द्वारा कलाकारी उनके द्वारा की गई है। तो यहाँ पर ये उड़ीसा कोस्ट पर आप लोगों को चीजें देखने को मिलती है जो इनके द्वारा ये कलाकारी की जाती है। तो यहाँ पर भी इसी तरीके से कलाकारी की गई है। तो जो भी कोई नए इवेंट होते हैं, जैसे मदर्स डे हो गया, कोई और डे हो गया, अर्थ डे हो गया, या कोई भी ऐसा डे आता है यहाँ पर, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर ये कलाकारी करते हैं। तो काफी प्यारी एक तरीके से ये रेत के थ्रू यहाँ पर ये कलाकारी करते हैं। तो भूमि पूजन यहां पर किया गया। तो भूमि पूजन सेरेमनी जो अभी यहां पर अयोध्या में देखने को मिली, लॉर्ड राम जी से रिलेटेड दो बातें यहां पर कंफर्म हो गई। एक चीज खत्म हो गई और एक चीज स्टार्ट हो गई। एक चीज खत्म क्या होगी, इतने लंबे समय से जो उल्टी सीधी हरकतें चल रही थी इन चीजों को लेकर, वो कहीं ना कहीं यहां पर एंड हो गया। तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं, एक नई चीज की शुरुआत हो गई कि अब यहां पर दोनों चीजें हैं एक प्रोडक्टिव और प्रोग्रेसिव वे में आगे बढ़ पाएंगी। तो एक तरीके से ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। सेरेमनी में भी कई सारी पॉसिबिलिटीज देखने को मिलती हैं, पर लेकिन जो सबसे बड़ी बात यहां पर बोली गई वो बोला गया कि एक जो सेपरेशन लाइन हुआ करती थी स्टेट और रिलीजन के अंदर, वो कहीं ना कहीं क्रॉस कर दी गई है। जिस तरीके से कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनके द्वारा जिस तरीके से यहां पर पार्टिसिपेट किया गया और जिस तरीके से उनके द्वारा ये स्पीच यहां पर दी गई, तो कंट्री के प्राइम मिनिस्टर यहां पर वो इस तरीके से उनको एक पर्टिकुलर रिलीजन को लेकर यहां पर इस तरीके से उसमें इतना बड़ा पार्टिसिपेशन नहीं दिखाना चाहिए था जितना बड़ा उनके द्वारा दिखाया गया और जिस तरीके से उनके द्वारा स्पीच दी गई। राइटर ये बोल रहे हैं चलिए अच्छा है, मंदिर बन रहा है, वो सारी चीजें अच्छी हैं, एक फेथ को यहां पर एक तरीके से बढ़ावा मिला, एक तरीके से उनकी जो पुरानी चीजें थी जब से उनको लग रहा था कि उनके साथ में गलत चीजें हो रही हैं, वो एक अच्छी बात है। मुस्लिम कम्युनिटी के लिए भी जगह दी गई, वहां पर वो एक तरीके से अपने तरीके से अपना निर्माण करा सकते हैं, वो एक अच्छी बात है। पर लेकिन इस तरीके से पॉलिटिकली एक एक्टिवेटेड एक पर्टिकुलर पर्सन हुई प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो, तो इस तरीके से उनके लिए ये चीज सही नहीं है। इससे लगता है कि रिलीजन के साथ में कनेक्ट हो गए यहां पर एक तरीके से स्टेट, वरना सेक्युलर कंट्री में नॉर्मली ये देखने को मिलता है कि एक सेपरेशन रहता है यहां पर ताकि दोनों एक दूसरे में इंटरफेयर न करें। पर लेकिन यहां पर साफ साफ दिख रहा है कि रिलीजन के अंदर स्टेट के द्वारा इंटरफेयर किया जा रहा है। और हम लोगों ने एक आर्टिकल और डिस्कस किया था जिसमें यह बोल दिया गया था कि रिलीजन को भी यहां पर सप्रेस करने की कोशिश की जा रही है स्टेट के द्वारा, इनडायरेक्ट वे में पॉलिटिकली मोटिवेटेड ज्यादा चीजें की जा रही है एज कंपेयर टू, वो ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो काफी बड़ा मुद्दा है। तो हमारी कंट्री में एक सेक्युलर गवर्नेंस होनी चाहिए, मॉडर्न तरीके से चीजों को आगे लेकर चलना, रिलीजियस इश्यू को पीछे रखना चाहिए हम लोगों को। तो वो सारी जो बातें थी वो कहीं ना कहीं गलत हो गई है। अब पॉलिटिकली मोबिलाइज करने के लिए लोगों को ये सारे स्टेप उठाए जाते हैं। इलेक्शन बेसिक मुद्दा यहां पर आप लोगों को देखने को मिलता है। तो इस तरीके से जो यहाँ पर टेम्पल है वो एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिसीजन है, काफी अच्छा डिसीजन था, एक लॉजिकल एक डिसीजन था। ये लगता था स्टार्टिंग में तो पता नहीं क्या होने वाला है, यहाँ पर बहुत सारी मारकाट होने वाली है, पर लेकिन जिस तरीके से हार्मनी देखने को मिल रही है यहाँ पर वो काफी अच्छी देखने को मिली। यानी कि दोनों तरीके से जो शांति रही और काम आराम से चल रहा है, वो एक अच्छी चीजें यहां पर देखने को मिल रही है। तो इसको आप लोग ऐसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये है यहां पर कुछ इसके बारे में बातें, क्योंकि इस तरीके से जो आर्टिकल है आप लोगों के, जब फ्रांस में बुर्के को बैन किया गया तो यूपीएससी ने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि क्या डिफरेंस आप लोगों को फ्रांस के सेक्युलरिज्म में देखने को मिलता है अगर आप लोग इंडिया के साथ में उसको कंपेयर करते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से फ्यूचर में बनने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाते हैं। तो इसलिए आप लोग इसके बारे में आइडिया रखिएगा। ठीक है, अच्छा, कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर क्वेश्चन आंसर राइटिंग देते रहिए, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि 2020 के लिए तैयारी नहीं कर रहे हैं, 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं, फिर 22 के लिए तैयारी कर रहे हैं, 23 के लिए। तो आप लोगों को लगता है अगर आंसर राइटिंग देनी चाहिए तो ठीक है, मैं आंसर राइटिंग देनी स्टार्ट कर देता हूं फिर से, पर लेकिन फिर लिखिएगा भी आंसर। क्योंकि देखिए जो आप लोग, कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो मेंस क्लियर नहीं कर पाते हैं, उसका बेसिक रीजन पता है क्या है? देखिए प्रीलिम्स इतने सारे क्लियर करके ले जाते हैं दुनिया भर के बच्चे, पर लेकिन मेंस में रुक जाते हैं। आप लोग बिल्कुल लापरवाही बरतते हैं, बोलते बोलते इतनी बार बोल बोल के थक जाता हूं कि आंसर लिखो आंसर लिखो, आप लोग आंसर राइटिंग करते ही नहीं है। जब तक आंसर राइटिंग नहीं करेंगे तब तक कैसे आप लोग आगे बढ़ पाएंगे? ये आप लोग सोचकर देखिए जरा। जो भी बच्चे आंसर राइटिंग कर रहे हैं वो सोचिए कि आप लोग कितने दिल से आंसर राइटिंग कर रहे हैं, और जो जिन्होंने करके कुछ दिन छोड़ दिए वो किस लेवल पर बैठे हुए हैं। क्या आप लोग लगता है बिना आंसर राइटिंग के आप लोग यूपीएससी को क्लियर कर पाएंगे? यूपीएससी का कोई भी एक अच्छा एग्जाम आप लोग बिना आंसर राइटिंग के क्लियर नहीं कर पाएंगे। चाहे स्टेट पीसीएस की बात कर लीजिए, चाहे किसी और एग्जाम की, वहां पर ऐसे तो कम से कम पूछा ही जाता है ना। पर लेकिन जो लापरवाही आप लोग दिखाते हैं वो कई बार चरम सीमा पर पहुंच जाती है। कुछ बच्चे वहां पर 50,000 से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं और लगभग ऐसे 400-500 बच्चे आंसर राइटिंग कर रहे हैं। आप लोग ये समझिए बाकी के क्या कर रहे हैं। और 400-500 में भी ऐसे हैं कि उसमें से बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो कॉन्टिन्यूअली, जो जिनका नाम है कॉन्टिन्यूअस, वहां पर देखता हूं आंसर राइटिंग में। तो वो चीजें आप लोग समझ सकते हैं कि फिर ये बोलते हैं कि सर सिलेक्शन नहीं होगा। सिलेक्शन बिना आंसर राइटिंग के कैसे पॉसिबल है बच्चों? आप लोग खुद बताइए यार। ठीक है, ये इस तरीके से थोड़ा ना होता है यार, आप लोग आंसर राइटिंग नहीं करेंगे और सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये चीजें पॉसिबल ही नहीं है। तो आंसर राइटिंग आप लोगों को करना ही करना पड़ेगा, उसके बिना काम नहीं चलेगा, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो आर्टिकल है काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल आप लोग बोल सकते हैं। ये एकेडमिक रिसर्च के बारे में बात कर रहे हैं। दो तरीके से रिसर्च होती है, एक तो जैसे इसरो कर रही है, ठीक है, इसरो कर रही है रिसर्च को यहाँ पर, इसी के साथ में डीआरडीओ के द्वारा कोई काम किया जा रहा है।
DRDO, ठीक है। तो हमारी कंट्री में जो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और डिफेंस जो हमारी कंट्री में जो डिफेंस से रिलेटेड रिसर्च करता है, ठीक है, DRDO है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये एक तरीके से अलग तरीके की रिसर्च यहां पर करते हैं। पर लेकिन ये समझिए, अगर आप लोगों का कॉलेज जो है जहां पर आप लोग अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं, या कोई यूनिवर्सिटी है, अगर उसके अंदर रिसर्च होती है तो कैसा रहता है, तो यहां पर एक लो लेवल की रिसर्च हो जाए और फिर यहां पर एक अप लेवल की रिसर्च हो जाए, तो काफी कुछ देखने को मिलेगा। मैक्सिमम जो कंट्री है उसमें जो यूनिवर्सिटी है, खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड में यूएसए जैसी जो कंट्री है, वहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि इस लेवल पर काफी अच्छी रिसर्च की जाती है। यूनिवर्सिटी के लेवल पर उनका खुद का एक बजट होता है, काफी अच्छे से वो काम करते हैं। तो हमारी कंट्री भी उसको बढ़ावा देना चाहिए एकेडमिक रिसर्च को। तो एकेडमिक रिसर्च हमारी कंट्री में होनी चाहिए, पर लेकिन फिर सफिशिएंट हमारी कंट्री में चीजें देखने को नहीं मिलती है। पोस्ट एकेडमिक रिसर्च जो यहां पर बोला जा रहा है उसके ऊपर फोकस देना चाहिए। तो इसी के बारे में यहां पर बात करें, देखिए गवर्नमेंट जो है उसको रिविजिट करना चाहिए साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पॉलिसीज को हमारी कंट्री में, ताकि हमारी कंट्री में जो हायर एजुकेशन है और जो नेशनल लेबोरेटरीज हैं वो मिलकर यहां पर काम कर सके सही लेवल पर। जो रिसर्च है वो फंड की जा सके प्रॉपर वे में और उसको हम लोग अच्छे से उसको एंजॉय कर सके। क्या बात बोली जा रही है, बोला जा रहा है कि नासा में अगर आप लोग देखोगे वो रिसर्च जो है दो पार्ट में डिवाइड करके चलते हैं। जो नासा के अंदर यानी कि जो यूएसए की स्पेस एजेंसी है उसके अंदर दो पार्ट में रिसर्च होती है। पहला बोला गया TRL यानी कि टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल, यानी कि टेक्नोलॉजी किस लेवल पे रेडीनेस है, उसका पहला लेवल रहता है बेसिक, यानी कि बेसिक से स्टार्ट करो। जैसे मैं आप लोग बोलता हूं, अगर आप लोगों ने स्टडी आज स्टार्ट करी तो पहले एनसीईआरटी पढ़िए, उसके बाद में आप लोग आगे चढ़िए, उसको फिर आप लोग पब्लिकेशन कीजिए। दूसरे नंबर पर जो आप लोग को देखने को मिलेगी, यहां पर कॉन्सेप्ट की बात आ जाती है, लेवल ऑफ कॉन्सेप्ट के बारे में। ऊपर तो बेसिक हो गया, यहां पर एक कॉन्सेप्ट के बारे में बात आ जाती है, यानी कि हाई लेवल की स्टडी हो जाती है। तो दूसरा आप लोग ये फोकस देकर चलिए। इसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, पोस्ट एकेडमिक रिसर्च के बारे में अगर हम लोग बात करें, यानी कि जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में जो रिसर्च होती है, एक तो अर्ली स्टेज पोस्ट एकेडमिक रिसर्च है, एक है लेटर स्टेज पोस्ट एकेडमिक रिसर्च। तो अर्ली और लेटर स्टेज जो है यहाँ पर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की जो लैबोरेटरीज हैं उसमें हम लोगों को करनी चाहिए। तो जैसे लेटर जो यहाँ पर बात करें, लेट स्टेज एकेडमिक रिसर्च जो है ये यहाँ पर लार्जर लैबोरेटरी जो है नेशनल लेवल की, उनके द्वारा इंडस्ट्री के द्वारा सपोर्ट उनको करना चाहिए, तब यहाँ पर ऐसी स्टडी होनी चाहिए। अर्ली स्टेज जो है वो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के अंदर जो लैबोरेटरी है वो वहां पर होनी चाहिए, यानी कि दोनों मिलकर काम करें इस पर्टिकुलर फील्ड में, तब एक अच्छा आप लोग यहां पर निकाल पाएंगे। इसी के साथ में आगे यहां पर बात की जा रही है कि एक तरीके से लॉजिकल कंक्लूजन आप लोगों को देखने को मिलेगा जब दोनों मिलकर काम करेंगे। प्रोडक्ट या फिर प्रोसीजर आप लोगों को आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा जहां पर आप लोग काम करें। बेटर क्लिनिकल प्रैक्टिस आप लोगों को देखने को मिलेगी। अंडरस्टैंडिंग यहां पर देखने को मिलेगी ह्यूमन हेल्थ और डिसीज के बारे में। और इसी के साथ में आप लोग को यहां पर एक तरीके से पॉलिसी डिसीजन भी यहां पर ले पाएंगे अच्छे लेवल पर कि इस पर्टिकुलर फील्ड में क्या करना है। यानी कि अगर फाइनल डेस्टिनेशन तक आप लोग नहीं पहुंचोगे फिर भी लॉजिकल कंक्लूजन आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो एक सही डायरेक्शन में चलते हुए नजर आएंगे। आप लोग ये समझिए, अगर हम लोग को आने वाले टाइम में ओलंपिक में अपने मेडल देने हैं तो कम से कम 4 से 8 साल पहले आप लोग को तैयारी स्टार्ट करनी पड़ेगी, तभी आप लोग उस ओलंपिक को टारगेट कर पाएंगे। इसीलिए आप लोग यूपीएससी या किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो 6 महीने या फिर साल भर आप लोगों को लगकर तैयारी करनी पड़ती है, तभी फाइनल डेस्टिनेशन तक आप लोग पहुंचते हैं। अगर आप लोगों को लगे कि हाँ नहीं 10-12 दिन पहले पढ़कर ही काम चल जाएगा तो ये देखो सेमेस्टर नहीं है, ठीक है, वहां पर ये हरकतें चलती थी, यहां पर ये चीजें नहीं हो पाएंगी। तो यूनिवर्सिटी के एग्जाम नहीं आप लोग हैं, तो यहां पर आप लोगों को थोड़ा सा ये कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में आप लोग बैठे हैं तो अपने आप में सोचना पड़ेगा। तो इंडिया का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए रिसर्च के अंदर में, जो कि काफी कम है, नॉर्मली ये कहा जाता है। अगर बात करें हमारी इंडस्ट्री जो है उसमें और जो हायर एजुकेशन है उसमें आप लोगों को गैप देखने को मिलेगा, यानी कि इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है और जो एजुकेशन में जो पढ़ाई चल रही है दोनों के बीच में गैप है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो रिसर्च जो है वहां पर एक तरीके से सही लेवल पर नेशनल लेवल की जो नीड है वो सही तरीके से हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। तो जो नीड है और जो टेक्नोलॉजी हमारी कंट्री में चल रही है आज के में, तो उन सबको ध्यान में रखकर चलना पड़ेगा। अर्ली और जो यहाँ पर लेटर स्टेज है उस पर भी आप लोगों को फोकस देकर यहाँ पर चलना पड़ेगा ताकि हम लोग अच्छे से काम कर पाए। इसी के साथ में साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है ये आप लोगों को देखने को मिलेगा हमारी कंट्री में। अगर आज के में आप लोग बात करें तो इसके द्वारा जो है वो इनकम्प्लीट पिक्चर दिखाते हैं, कुछ भी काम बनाए पब्लिसाइज कर दिया, पर लेकिन एक्चुअल में देखोगे तो वो रिजल्ट नहीं दिखा रहे हैं जो यहां पर एक्सपेक्ट किया जा रहा है। इंडस्ट्री जो है वो हायर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड आप लोगों को जब देखने को मिलती है, जैसे कि एयरक्राफ्ट हो गया, ठीक है, यहां पर स्पेस क्राफ्ट हो गया, मेडिकल जो और सारे जो यहां पर चीजें होगी इस पर्टिकुलर फील्ड में जो काम किया जा रहा है, प्रिसीजन या फिर ऑप्टिमल जो यहां पर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटेशन के बारे में बात की जा रही है, कम्युनिकेशन जो इक्विपमेंट के बारे में बात की जा रही है, ये सब हाई लेवल की टेक्नोलॉजी है। हमारी कंट्री में काफी कम प्रेजेंस है, तो इस लेवल पर हम लोग को एक रॉ मटेरियल की प्रेजेंस होनी चाहिए, तो ऐड करना चाहिए और इस लेवल में भी हम लोग को घुसना चाहिए टेक्नोलॉजिकली। अगर आप लोग बात करें जो यहां पर हमारी कंट्री में
जो इंटेंसिटी इंडस्ट्री की है वो काफी कम देखने को मिलती है, तो उसके ऊपर हम लोग को फोकस देकर चलना चाहिए। जो हमारी कंट्री में साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी आई थी 2013 की, उसके ऊपर हम लोग को फिर से सिचुएशन को कंट्रोल करके और ढंग से आगे लेकर चलना चाहिए। तभी हम लोग साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन डेवलपमेंट, एक तरह सस्टेनेबल डेवलपमेंट, उन सब में लोगों के लिए काम भी कर पाएंगे और तभी हम लोग आत्मनिर्भर यहाँ पर बन पाएंगे। तो ये सारी बातें यहाँ पर बताने की कोशिश की जा रही है, जो कि आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो यह है बेसिक पर्पज इसका, जो कि आप लोग आइडिया रखेगा। ओके, और बाकी आंसर राइटिंग अगर चाहते हैं तो बताइएगा जरूर। आंसर राइटिंग चाहिए तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिखिएगा, नहीं चाहिए तो नो लिखेगा। ठीक है, बाकी जो भी है आप लोग जैसा बोलेंगे वैसे ही चीजों को कर लिया जाएगा। आइए अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं, उसमें जानते हैं क्या क्या बातें की जा रही है। नेक्स्ट आर्टिकल, हालांकि काफी लंबे समय से आप लोग जान रहे हैं कोविड-19 की वजह से काफी सारा स्टेट है जो सोसाइटी का, उसके ऊपर काफी इंपैक्ट पड़ा है, पर लेकिन जो लेबर क्लास है उसके ऊपर काफी कुछ ह्यूज ही इंपैक्ट पड़ा है। मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी में काम कर रहा है, उसको 50,000 मिल रहे थे, तो उसको 20 या फिर 25,000 मिल रहे हैं, चलिए सही है, काम चल रहा है फिर भी। ठीक है, पर लेकिन जो लेबर थी, जो वर्कर थी, उनके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ा लॉकडाउन की वजह से, उसको कोई काउंट करने वाला नहीं है। ये अंदर ही अंदर भुखमरी आ रही है लोगों के अंदर, अंदर ही अंदर लोग जो है वहां पर काफी ज्यादा जूझ रहे हैं इन सब चीजों के साथ में। तो ये बातें बताने की कोशिश की जा रही है कि हमारी कंट्री ऑल ओवर वर्ल्ड में आज के दिन में अगर आप लोग बात करते हैं, जो ऑल ओवर वर्ल्ड में 117 कंट्री का इंडेक्स निकाला जाता है, हंगर यानी कि भुखमरी का इंडेक्स, हमारी कंट्री की 102 रैंक है। ये समझिए कि नीचे से टॉप कर दिया है हम लोगों ने। अगर बात करें नेपाल, पाकिस्तान और बांग्लादेश, ये हमारी कंट्री से ऊपर हैं, ये आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो इससे हम लोग समझिए हमारी कंट्री में क्या कंडीशन है। 45 साल में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हमारी कंट्री में देखने को मिल रहे हैं, उससे आप लोग समझिए क्या सिचुएशन है। इसी के साथ में डिमांड एंड सप्लाई जो है लॉकडाउन की वजह से कंप्लीटली हैम्पर हो चुकी है। इसी के साथ में कोविड-19 की वजह से जो इन्फेक्शन है, पब्लिक हेल्थ जो हमारा है वो एक तरीके से जर्मरा चुका है। यहाँ पर जब हम लोगों ने देखा बिहार और उत्तर प्रदेश जो जैसे राज्य हैं, वहां पर काफी पुअर लेवल की फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाती हैं, अगर आप लोग यहाँ पर इसको चीजों को देखिए तो। इस तरीके से समझिए यहाँ पर आज के दिन में अगर आप लोग बात करते हैं हंगर और डिजीज के बारे में, तो एक तरीके से बुरी तरह हम लोग एक तरीके से बर्बाद हो चुके हैं। जब यहां पर बीमारी की बात करते हैं तो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो कोविड-19 से भी खतरनाक लेवल पर लोगों की जान ले रही हैं हमारी कंट्री में, जिनको हम लोग इग्नोर करते हुए जा रहे हैं। तो इस तरीके से कैसे सिचुएशन संभलेगी, यानी कहने का मतलब यह है कि लेबर कम्युनिटी जिनको काम नहीं मिल रहा है वो खेती के ऊपर ज्यादा डिपेंडेंट रह नहीं सकते हैं, क्योंकि इतनी ज्यादा अवेलेबिलिटी नहीं है वहां पर भी, कहां तक उसके ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। तो भुखमरी गांव में भी देखने को मिल रही है, कई सारे एरिया में बहुत सारे लोग जो है एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ऑल्टरनेटिव साधन इतने अच्छे अवेलेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम सामने निकल कर आ रही है, जिसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट के द्वारा जो फिलहाल पॉलिसीज बताई गई है कि 20,000 करोड़ रुपए यहां पर खर्च किए जा रहे हैं, 20 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, जो भी पैसा यहां पर बार बार दिया जा रहा है, वो सारा पैसा अगर आप लोग देखिएगा वो एग्जैक्टली पॉलिसी की फॉर्म में जो इंप्लीमेंट करने वाली बात थी वो ऐसा इंप्लीमेंटेशन नहीं हो पाया जैसा एक्सपेक्ट लोग यहां पर कर रहे थे। तो ये एक सोचने वाली बात है कि किस डायरेक्शन में हम लोग चल रहे हैं और क्या हम लोग यहां पर करना चाह रहे हैं, तो इसके बारे में हम लोग को थोड़ा फोकस देकर चलना पड़ेगा। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर ये क्वेश्चन था, गोदावरी रिवर के बारे में बोला जा रहा है, सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा। दूसरा बोला गया यहां पर त्रिंबकेश्वर मध्य प्रदेश से होकर ये निकलती है, इनके सोर्स है। तो कौन सी स्टेटमेंट सही है यहां पर, ये आप लोग को बताना था। तो सही आंसर क्या है आप लोग देख लीजिए अपना एक बार यहां पर, तभी आप लोग चीजों को समझ पाएंगे। सही आंसर है यहां पर इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर सही है। गोदावरी जो है यहां पर वो सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है आफ्टर गंगा, बिल्कुल सही है। पर त्रिंबकेश्वर जो है ये महाराष्ट्र में है, ना कि मध्य प्रदेश में। लगभग जो इसकी लेंथ है ये 1465 किलोमीटर लंबी रिवर है, जो कि महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होती बहती है। ये आप लोग देखते हैं यहां पर, ये पर्टिकुलर रीजन आप लोग को गोदावरी रिवर का देखने को मिलेगा। साउथ इंडिया की गंगा के नाम से भी इसको कई बार आप लोग जानते हैं। लेंथ जो है यहां पर इसकी बताई दी, जो डिस्चार्ज है लगभग ये पर्टिकुलर एरिया आप लोग देखते हैं, बेसिन एरिया यहां पर हो गया। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये पूछ लिया जाता है कि अरेबियन सी में जाकर गिरती है या फिर बे ऑफ बंगाल में, तो रिवर जो है ये बे ऑफ बंगाल में जाकर गिरती है। टोटल आप लोग इसको यहां पर और अच्छे से देख सकते हैं गोदावरी रिवर को, और अच्छे से आप लोग कनेक्ट यहां पर कर पाएंगे। ठीक है, तो याद रखिएगा यहां पर ये देख सकते हैं आप लोग, ये पर्टिकुलर एरिया बे ऑफ बंगाल में जाकर यहां पर गिर रही है। तो राज्य से किस किस से होकर गुजरती है रिवर, ये भी क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो इसके बारे में भी आप लोग जरूर आइडिया रखिएगा। ठीक है, तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। आप लोगों को बोला है रिविजन करने के लिए, कैग का रिविजन जरूर कीजिएगा। अभी नई पोस्ट यहां पर हमारी कंट्री बनी है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। लेक्चर का लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, यहां पर भी क्लिक कर देख लीजिएगा, और वीडियो के नीचे भी प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। और हाँ, कई एक और इंटरेस्टिंग बात, जब मैंने आप लोगों को बोला कि पहला लेक्चर देखेगा, तो कई सारे बच्चों के द्वारा उसको शेयर कर दिया गया। कोई देखेगा तो ये कहेगा कि 2016 का लेक्चर देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं कोई बेवकूफ बताएगा कि 2016 का लेक्चर यहां पर पढ़ रहे हैं, शेयर कर रहे हैं उसको। प्रेजेंट लेक्चर शेयर किया करो, ये करंट की न्यूज़ है, वो शेयर मत करो उसको, क्योंकि पुराना लेक्चर है वो बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे बच्चों के द्वारा शेयर किया गया वो भी।
तो कोई नहीं, चलिए जो भी है आप लोगों को जो अच्छा लगा वो आप लोगों ने किया, पर लेकिन वो काफ़ी पुराना हो गया ना, तो ये सोचा कोई कि 2016 का लेक्चर शेयर कर रहे हैं यहाँ पर आज के में। तो प्रेजेंट करंट के लेक्चर हैं तो ये ज़्यादा मैटर रखते हैं। हालांकि उसमें भी स्टैटिक पोर्शन था काफ़ी ज़्यादा, जिसको क्यूबियन मिसाइल क्राइसिस के बारे में नहीं पता है तो उसके लिए तो काफ़ी अच्छा लेक्चर वो हो गया, क्योंकि काफ़ी डिटेल में वहाँ पर मैंने डिस्कस किया था उसको, तो उसके लिए एक अलग बात है यहाँ पर। ठीक है, चलिए कोई नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। यहाँ से जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रोवाइड करा दूंगा, और 2019 और 20 की सारी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी गई है, वो आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। और बाकी अगर लेक्चर पसंद आता है तो फीडबैक जरूर दिया कीजिए, उसको शेयर कर लाइक कर डिसलाइक कर जो भी आप लोगों को पसंद आता है, और इसी के साथ में कमेंट कर बताइए जो भी आप लोगों को चीज़ें सही लग रही हैं या फिर गलत लग रही हैं, या फिर कोई और इंप्रूवमेंट आप लोग चाहते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी आप लोग जब शेयर करेंगे तभी मुझे यहाँ पर समझ में आएगा कि हाँ क्या चीज़ें सही है और क्या गलत है। और मॉर्निंग वाले लेक्चर में आज क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हो गए, इसलिए क्विज नहीं डाला था। जो क्वेश्चन वाली वीडियो आप लोग की मॉर्निंग में आती है 4 बजे, तो उसको भी आप लोग देखते हैं। बाकी नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो आप लोगों का होगा यहाँ पर जो न्यूज़ डिस्कशन वाला, जो कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उसमें फैक्चुअल न्यूज़ आप लोगों को काफी ज्यादा देखने को मिल जाती है, तो उसको भी देखना आप लोग मत भूलिएगा। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तब तक के लिए जय हिंद।